Hello, good morning, friends. Today we have a very important topic from English grammar to be discussed, and this topic is very essential for your competitive exams. Friends, this topic is known as structure of sentences. Yes, मैं बात कर रहा हूं सेंटेंस की संरचना का, सेंटेंस की रचना का, सेंटेंस की बनावट का। यह आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही जरूरी है। आइए हम लोग इसे ध्यान से सीखते हैं। इसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर कर लें। यह चैनल आपके बहुत काम का है। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। आइए स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस का डेफिनेशन अगर हम देखें तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस अ कंप्लीट मीनिंग। शब्दों का वह मेल जो एक अर्थ देता है। राम इज अ गुड बॉय एंड आई गो टू स्कूल डेली। तो राम इज अ गुड बॉय एक सेंस दे रहा है एंड आई गो टू स्कूल डेली भी एक सेंटेंस दे रहा है। अब इन दोनों सेंटेंसेस पर जरा सा हम गौर करते हैं। राम इज अ गुड बॉय, इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट राम। सो राम इज द सब्जेक्ट, राम सब्जेक्ट है। और दूसरे सेंटेंस में आई गो टू स्कूल डेली, आई इज द डूअर एंड दिस वन इज नोन एज सब्जेक्ट। दूसरे सेंटेंस में आई जो है वो सब्जेक्ट है। अगर हम बात करते हैं एसेंशियल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, एसेंशियल पार्ट्स में देयर आर टू एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं दैट वन इज नोन एज सब्जेक्ट। पहले सेंटेंस में हमने राम के बारे में बात किया तो राम सब्जेक्ट है, और दूसरे सेंटेंस में हमने आई के बारे में बात किया तो आई इज द सब्जेक्ट। इट मीन्स जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में जो बात करते हैं उसको हम लोग ग्रामर की भाषा में प्रेडिकेट कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग उद्देश्य एंड विधेय कहते हैं। तो एक सेंटेंस में दो पार्ट्स एसेंशियल है, होने ही चाहिए। अगर उसमें से कोई भी एक पार्ट मिसिंग है तो आपका सेंटेंस नहीं बन सकता। अगर सब्जेक्ट मिसिंग है तो भी सेंटेंस नहीं बनेगा, और अगर प्रेडिकेट मिसिंग है तो भी सेंटेंस नहीं बनेगा। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट एवर कंफ्यूजिंग होता है। कभी कभी बहुत लंबे सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली उस सब्जेक्ट को ढूंढ पाना उस बड़े से सेंटेंस में थोड़ा सा मुश्किल होता है। आइए हम लोग सब्जेक्ट को जानते हैं कि इन रियल सेंस व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, बहुत लोग कहते हैं कि वन हु डज समथिंग इज नोन एज सब्जेक्ट इन आवर सेंटेंस। कहीं कहीं तो यह सही है, काफी जगह पर यह सही है, लेकिन कहीं कहीं यह डेफिनेशन थोड़ा अधूरा हो जाता है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, हमने एक सेंटेंस दिया है, राम इज अ गुड बॉय में हु डज समथिंग, व्हाट डज राम डू? राम क्या कर रहा है? राम कुछ कर नहीं रहा, राम के बारे में कहा जा रहा है। तो वन हु डज समथिंग, या इन आवर सेंटेंस अबाउट हुम वी टॉक, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट की परिभाषा होगी। अब सब्जेक्ट को अगर पहचानना हो बड़े बड़े सेंटेंसेस में तो आपके पास एक बहुत अच्छा सा यंत्र है। आप हु और विच से क्वेश्चन पूछिए। किसी भी सेंटेंस में अगर हु और विच का जो जवाब होता है दैट वन इज नोन एज सब्जेक्ट। जैसे राम इज ए गुड बॉय में हु इज ए गुड बॉय? राम इज ए गुड बॉय। और आई गो टू स्कूल डेली, इस वाक्य में हु गोज टू स्कूल डेली? आई गो टू स्कूल डेली। सो राम एंड आई डिफाइंड हो जाते हैं, पहचान लिए जाते हैं कि ये सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट की। सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात करते हैं वो प्रेडिकेट होता है। राम इज अ गुड बॉय में राम तो सब्जेक्ट हो गया, और राम को छोड़कर इज अ गुड बॉय, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। आई गो टू स्कूल डेली में आई तो सब्जेक्ट हो गया, एंड गो टू स्कूल डेली ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो गया। ये दो एसेंशियल पार्ट हैं एक सेंटेंस के।
अब आइए हम लोग बात करते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट के 3 हिस्से होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ए प्रेडिकेट। द वेरी फर्स्ट वी मस्ट कम टू द वर्ब। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब ये मोस्ट एसेंशियल पार्ट्स हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक मिसिंग हुआ तो आपका सेंटेंस नहीं बन पाएगा। प्रेडिकेट का पहला पार्ट वर्ब होता है। अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब 3 तरह के होते हैं। एक को हम बीइंग वर्ब कहते हैं, दूसरे को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और तीसरे को हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। स्पेसिफिकली मैं इस पॉइंट पर ये बात बोल रहा हूं। वर्ब के और भी प्रकार होते हैं, जहां मैं वर्ब डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, वहां मैं पढ़ाऊंगा। यहां एक सेंटेंस के रेफरेंस में 3 तरह के वर्ब्स हम इस्तेमाल करते हैं, बीइंग, हेल्पिंग एंड मेन। बीइंग वर्ब का काम होता है सब्जेक्ट का होना बताना। जैसे ऊपर वाला सेंटेंस अभी हमने बोला है, राम इज ए गुड बॉय। तो राम इज अ गुड बॉय, राम के बारे में राम का होना बताया जा रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो राम इज ए गुड बॉय में इज जो है वो बीइंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब उन सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है जहां एक्शन होता है। जैसे दूसरा सेंटेंस है, आई गो टू स्कूल डेली। इसमें एक्शन है, मैं स्कूल जाता हूं। तो स्कूल जाने के लिए यहां तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अगर इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे कि मैं स्कूल रोज नहीं जाता हूं, तो हमें बोलना होगा आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली। आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली। तो इसमें डू नॉट जो इस्तेमाल हुआ है, दैट वन इज हेल्पिंग वर्ब। तो डू का काम जो होता है वो टाइम ऑफ एक्शन बताना होता है। जो भी सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, जो भी सेंटेंस में काम हो रहा है, उस काम का समय बताना। अगर डू लगेगा तो प्रेजेंट की बात है, डिड लगेगा तो पास्ट की बात है, विल लगेगा तो फ्यूचर की बात है। अर्थात टू कंक्लूड, हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड इन आवर सेंटेंसेस ओनली टू टेल द टाइम ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन, एक्शन का समय बताने के लिए उसका इस्तेमाल हम करते हैं। और तीसरा वर्ब जो हम इस्तेमाल करते हैं, दैट वन इज नोन एज मेन वर्ब। और मेन वर्ब का जो काम होता है वो होता है एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का एक्शन बताना, सब्जेक्ट का कार्य बताना कि सब्जेक्ट कौन सा एक्शन कर रहा है। आई गो टू स्कूल डेली। आई गो टू स्कूल डेली, कौन सा एक्शन हो रहा है? जाने का एक्शन हो रहा है। आई ईट मैंगो, तो ईट खाने का एक्शन हो रहा है। आई टीच यू इंग्लिश, इस सेंटेंस में टीच का एक्शन हो रहा है। तो जो एक्शन होता है उस एक्शन को प्रेजेंट करने के लिए हम मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात मेन वर्ब्स सब्जेक्ट के एक्शन को एक्सप्लेन करता है, हेल्पिंग वर्ब एक्शन के टाइम को एक्सप्लेन करता है, एंड बीइंग वर्ब सब्जेक्ट का होना बताता है या नहीं होना बताता है। होना या नहीं होना, ये बीइंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, इन तीनों का काम हमने आपको बता दिया। और ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद होते हैं, इनको आप पहचानना बहुत आसान होगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के जस्ट नेक्स्ट स्टेप पे वर्ब आता है। ये प्रेडिकेट का पहला भाग है, ये प्रेडिकेट का फर्स्ट स्टेप। प्रेडिकेट को अगर हम थोड़ा सा और तोड़ते हैं तो प्रेडिकेट का दूसरा भाग जो होता है वो ऑब्जेक्ट का होता है। ऑब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही कंफ्यूजिंग फैक्टर है, और ऑब्जेक्ट की पहचान में हमसे अक्सर गलतियां होती हैं, और हम ही और आपसे नहीं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखों से ऑब्जेक्ट के रिकॉग्निशन में बहुत गलतियां होती हैं। आइए आज हम ऑब्जेक्ट का सारा कंफ्यूजन आपका दूर कर देते हैं। एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो होता है वो मेन वर्ब का अर्थात एक्शन का टारगेट होता है। उसका मेन वर्ब का सीधा असर अगर किसी पर पड़ता है तो वो ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। आइए ऑब्जेक्ट को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, कैसे सीधा असर पड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर मैं बोलूं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक्शन कौन सा हुआ? पढ़ाना। कौन पढ़ाएगा? मैं पढ़ाऊंगा। तो मैं सब्जेक्ट हुआ
और पढ़ाऊंगा एक्शन हुआ, और मेरे पढ़ाने का असर किस पर पड़ेगा? आप पर पड़ेगा। तो आप क्या हुए? ऑब्जेक्ट हुए। अर्थात हमारे मेन वर्ब का सीधा असर जिस पर पड़े वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आसानी से पहचाना जा सकता है अगर मेन वर्ब को आप फोकस करें। मेन वर्ब के टारगेट को अगर आप पहचान लें तो ऑब्जेक्ट को आसानी से पहचाना जा सकता है। अब मेन वर्ब को पहचानने का मैं आपको एक छोटा सा यंत्र दे रहा हूं। आप मेन वर्ब से दो क्वेश्चन पूछिए, व्हाट और हुम। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, सेंटेंस मैंने यही लिया, मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस सेंटेंस में पढ़ाऊंगा से व्हाट पूछिए एंड हुम पूछिए। इन दोनों में से जो भी उत्तर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा? नहीं दिया गया। अगर मैं बोलूं मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो क्या पढ़ाऊंगा का उत्तर मिल जाएगा इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश इसमें नहीं दिया हुआ। मैं आपको पढ़ाऊंगा सिर्फ दिया हुआ। मैं आपको पढ़ाऊंगा में पढ़ाऊंगा से आप क्या पूछा आपने और उत्तर नहीं मिला, क्योंकि इसमें वो वाला ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मैं किसे पढ़ाऊंगा? आपको पढ़ाऊंगा। तो किसे का जवाब, हुम का जवाब जो मिला वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट को पहचानने का एक बड़ा आसान सा तरीका है कि उस सेंटेंस में यूज्ड जो मेन वर्ब है उससे व्हाट और हुम से क्वेश्चन पूछिए, आपका ऑब्जेक्ट बाहर आ जाएगा। उस ऑब्जेक्ट को हम लोग पहचान लेंगे। अब प्रेडिकेट का एक तीसरा पार्ट है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट जो होता है हमारे सेंटेंस का, वो सिर्फ सेंटेंस को पूरा करने के लिए लिखा जाता है। सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा चीजें जोड़ने के लिए लिखा जाता है। ग्रामर में इसका बहुत निश्चित स्थान नहीं दिया गया है। कॉम्प्लीमेंट को आप कहीं भी लिख सकते हैं, शुरू में लिख सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आई प्ले क्रिकेट with my friends in the field every morning. I play cricket with my friends in the evening every day. अभी every day in the evening with my friends पहले आप कर दीजिए, चाहे बाद में कर दीजिए। ये सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, ये सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है जिसको हम लोग हिंदी में पूरक कहते हैं। लेकिन आई प्ले क्रिकेट, ये तीन चीजें, आई सब्जेक्ट, प्ले मेन वर्ब एंड क्रिकेट ऑब्जेक्ट। कैसे क्रिकेट ऑब्जेक्ट? मैं खेलता हूं, मैं क्या खेलता हूं? क्रिकेट खेलता हूं। किसे खेलता हूं? नहीं उत्तर मिलेगा। तो व्हाट और हुम से दोनों में से कभी कभी किसी सेंटेंस में दोनों का उत्तर मिलता है और कभी कभी किसी एक का मिलता है। तो जिस किसी का भी उत्तर अगर आपको मिलता है व्हाट और हुम में से, वो ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट के बाद जो चीजें होती हैं हमारे सेंटेंस में, they all are considered to be the complement of the sentence. और कॉम्प्लीमेंट में कोई निर्धारित प्लेस नहीं है, उसको आप लास्ट में लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, कभी कभी बीच में भी लोग लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम इज देयर। तो टू कंक्लूड आई वांट टू से कि एक सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी है, वर्ब का होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है एंड कॉम्प्लीमेंट का होना जरूरी है। लेकिन इन चारों चीजों में से सबसे ज्यादा जरूरी, बिना ऑब्जेक्ट का सेंटेंस हो सकता है, बिना कॉम्प्लीमेंट का भी सेंटेंस हो सकता है, लेकिन बिना सब्जेक्ट का और बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं हो सकता, सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब, दे आर द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। अब वर्ब में हमने आपको तीन चीजें बताई हैं, बीइंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अब इन तीनों से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं और एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रेड पेन इज माइन, रेड पेन इज माइन, राम इज अ गुड बॉय, शी रोट अ लेटर विद हर पेन एंड ही प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग विद हिज फ्रेंड्स। ये चार सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, बीइंग वर्ब, कॉम्प्लीमेंट सब आपको मिल जाएगा। जैसे पहला सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, देखते हैं, रेड पेन इज माइन।
इस रेड पेन इज माइन में रेड पेन जो है वो सब्जेक्ट है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रेड पेन। इज जो है वो बीइंग वर्ब है, क्योंकि इस सेंटेंस में एक्शन नहीं है। और अगर बीइंग वर्ब है तो ऑब्जेक्ट होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जब तक मेन वर्ब नहीं होगा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। तो रेड पेन इज माइन में माइन जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। तो सब्जेक्ट, बीइंग वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं कि राम इज अ गुड बॉय में राम इज अ सब्जेक्ट, बिकॉज अबाउट राम वी आर गोइंग टू टॉक। राम के बाद इज आया है, ये भी बीइंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक्शन नहीं है। राम इज अ गुड बॉय, तो राम इज अ गुड बॉय में राम सब्जेक्ट हुआ, इज बीइंग वर्ब हुआ, अ गुड बॉय कंप्लीमेंट हुआ। तो सब्जेक्ट, बीइंग वर्ब एंड कंप्लीमेंट। आइए तीसरा सेंटेंस देखते हैं। शी रोट अ लेटर विथ हर पेन। शी सब्जेक्ट है, अबाउट शी वी आर टॉकिंग। शी इज अ सब्जेक्ट and wrote, this is main verb, action. तो she wrote, what she wrote? क्या लिखा उसने? a letter. तो a letter जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। क्या और किसी का उत्तर मुख्य क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट होता है, अभी हमने आपको बताया। तो she wrote a letter with her pen, with her pen, तो with her pen कॉम्प्लीमेंट है, and she wrote, she subject, wrote action, main verb, and a letter, that is object. Now the fourth sentence we are going to discuss. He plays cricket in the evening with her friends. अब he subject, about he we are talking, तो he subject and plays main verb, action, खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट। तो क्या खेलता है में क्रिकेट आया तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। तो he plays cricket in the evening with his friends, तो in the evening with his friends कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट हुआ इस सेंटेंस का। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट को आप चाहे जहां रख लीजिए, लेकिन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में, के प्लेस में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अगर मेन वर्ब के पहले आपने ऑब्जेक्ट कर दिया या हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने मेन वर्ब के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब कर दिया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यह सीक्वेंस है सेंटेंस में वर्ड्स अरेंजमेंट का। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, और कॉम्प्लीमेंट आप चाहे जहां लिखिए, लास्ट में लिखिए, पहले लिखिए, बीच में लिखिए, कॉमा से काट लीजिए, नो प्रॉब्लम। यह स्ट्रक्चर जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यह स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में जहां जहां अंग्रेजी बोली जाती है, लिखी जाती है, वहां वहां ये मास्टर स्ट्रक्चर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन कॉम्प्लीमेंट। और इस मास्टर स्ट्रक्चर से हम लोग तीन स्ट्रक्चर्स निकाल सकते हैं। 3 स्ट्रक्चर्स हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट, देन बीइंग वर्ब, और बीइंग वर्ब होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वहां हम कॉम्प्लीमेंट देंगे, अर्थात सब्जेक्ट, बीइंग वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल ऊपर हमने दिया है, रेड पेन इज माइन एंड राम इज अ गुड बॉय। अगला स्ट्रक्चर हम देखते हैं जो इसी मास्टर स्ट्रक्चर से निकला है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव एंड पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं शी रोट अ लेटर विद हर पेन, तो शी रोट अ लेटर, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है एंड कॉम्प्लीमेंट है। और अगला सेंटेंस, अगला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी होता है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों अगर है, इसी सेंटेंस को जो अभी हमने लिखा है शी रोट अ लेटर विद हर पेन को अगर हम नेगेटिव बोलेंगे तो हम बोलेंगे शी डिड नॉट राइट अ लेटर
with her pen. तो she सब्जेक्ट हुआ, did हेल्पिंग वर्ब हुआ, she did not write मेन वर्ब हुआ, a letter ऑब्जेक्ट हुआ, with her pen कॉम्प्लीमेंट हुआ। इस अरेंजमेंट को फॉलो करना अपने राइटिंग में, अपने स्पीकिंग में, इस अरेंजमेंट को, ये वर्ड अरेंजमेंट जो हमने आपको स्ट्रक्चर्स के माध्यम से सिखाया है, इसको फॉलो करना इट्स क्वाइट एसेंशियल, बहुत जरूरी है। अगर इस अरेंजमेंट को किसी भी तरीके से आपने डिस्टर्ब किया या आपके सेंटेंसेस में ये डिस्टर्ब हुआ तो आपका सेंटेंस 100% गलत होगा। इसलिए ये स्ट्रक्चर्स आपको फॉलो करने हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस आपको समझ आया होगा और इससे आपके प्रिपरेशन में, इससे आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत मदद मिलेगी। और अगर ऐसा है तो अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कुछ विचार लिखें, अपने कंफ्यूजन्स लिखें एंड देन आफ्टर यू शुड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स टू। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।